ये आज हम क्लास 10 की NCERT पुस्तक का अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। चलिए अब इसको आरंभ करते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो कि मोटे तौर पर पिछले 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन हम इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकरण विश्व की प्रक्रिया में व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारे चीज़ों का वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया बनी है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण शब्द जो कि हम आगे जानने का प्रयास करते हैं, ये होता क्या है। तो ये हमारा हो गया विश्व। सबसे पहले हम विश्व को जानेंगे। ये हमारा विश्व हो गया और इसमें ये हमारे छोटे छोटे देश हो गए, जिसमें एक भारत भी आता है। अब जब हम इन देशों की बात करते हैं तो ये किसी न किसी कारण एक जगह एकत्रित होते हैं। ये सारे देश एक जगह इकट्ठे होते हैं। अब ये इकट्ठे होते हैं किस किस माध्यम से, तो व्यापार के माध्यम से, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसमें पूंजी की बहुत सारी चीज़ों की आवाजाही भी होती है। इसे ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं, जब हम विश्व में एक साथ बहुत सारी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही करते हैं, तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है या भूमंडलीकरण। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाया करते थे। अब इसका अर्थ क्या है कि हमारे मानव दौर में आज भी जैसा तनाव और समस्याएं वैसे प्राचीन काल में भी थी। तो प्राचीन काल में मानव अपनी समस्याओं और तनाव से दूरी बनाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए वो क्या करता था, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था मनोरंजन के लिए, चाहे धर्म के कारण मंदिर जाना या मस्जिद जाना। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे भारत देश में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, जिसमें कि मुस्लिम वो हज करने के लिए बाहर जाते हैं, उसी तरीके से हिंदू या फिर अन्य जातीय लोग भी अपने अपने धर्म से संबंधित अनेक जगहों पर जाया करते हैं, जिसके कारण ये भूमंडलीकरण शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ साथ लेकर चलते थे। इसका अर्थ हम लोग जानेंगे कि इस लाइन के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें भूमंडलीकरण में सिर्फ हमें एक जगह से दूसरे जगह के बारे में जानने को नहीं मिलता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार इत्यादि। जैसे कि चलिए अब हम आविष्कार या फिर मूल्य और पैसा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये पैसा आया कहाँ से, तो सबसे पहले पैसा नहीं था। उसके लिए क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसका अर्थ होता था कि वस्तु के बदले वस्तु देना, जैसे चावल के बदले गेहूं देना, दाल के बदले तेल देना, दूध के बदले दही देना, इस तरीके का व्यापार किया जाता था। तो यह प्रणाली में इस तरह की दिक्कतें यह आती थी कि उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इसलिए उसके बाद पैसे के महत्व को समझा जाने लगा और वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर पैसा आ गया। सबसे पहले जो पैसा था वो चमड़े के सिक्के चलाए गए थे। सबसे पहले प्रारंभ में चमड़े के सिक्के चलाए गए थे, फिर तांबे के, उसके बाद चांदी के और तब जाकर सोने के सिक्के आए। ऐसे पैसों के मूल्य को जाना गया और वस्तु विनिमय प्रणाली हटाकर पुनः जो है वस्तु के आरंभ में, वस्तु के लेन देन में पैसों की महत्व को समझा गया। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया या फिर अन्य नगर हो गए, ये आए कहाँ से, इनको किसने खोजा। तो हम जानते हैं कि अमेरिका के बारे में, अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जीके वगैरह में भी पूछे जाएंगे
इसके अलावा चलिए हम जानते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो आप लोगों को पता होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के इलाकों से जुड़ी हुई थी। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? ये हमारी सबसे पहली सभ्यता थी जिसमें कि पहले नगर की स्थापना हुई, और वो नगर था कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारा सबसे पहला नगर हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोगों को जानना आवश्यक है। चलिए हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो आज की ही तरह का एक पहले शहर हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे नगर को बसाया गया था। हम सबसे पहला शहर मोहनजोदड़ो को भी कह सकते हैं। यहाँ पे आज की ही तरह व्यापार व्यवसाय किए जाते थे। लोग अपने सामानों को बेचने के लिए यहाँ पे बाजार लगाया करते थे। बाजार यहाँ पे सड़क पर भी हुआ करता था, फिर जल व्यवसाय भी हुआ करते थे। तो इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं। अब हम आगे अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें कि उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय में से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचाई जाती थी। शुरुआत में जब सिक्के हमारे पास नहीं थे तो चीज़ों को खरीदने के लिए कौड़ियाँ जो होती थी वो भी सिक्के के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि जिस वक्त जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उसे ही हम सिक्के के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये प्राचीन काल की बातें हैं। तो जिस युग में जिस चीज़ों का इस्तेमाल मूल्यवान होता था उसे हम पैसे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रे के रूप में किया जाता था प्राचीन काल में। इसके अलावा सिर्फ हमें यहाँ से फ़ायदा ही जानने को नहीं मिला, हमें यहाँ से कुछ कुछ नुकसान भी जानने को मिला। जैसे कि इस लाइन में यहाँ लिखा गया है कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु दूर दूर तक पहुँचने के इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी जिसे आज हम छोटा समझते हैं, लेकिन उस समय उस काल में ये बीमारी जानलेवा होती थी, क्योंकि इन बीमारियों के लिए किसी दवा को नहीं खोजा जा सका था उस वक्त तक। जैसे कि प्लेग हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया। ये सुनने में आम बीमारियां लगती है, लेकिन उस समय में यह जानलेवा होती थी, क्योंकि लोगों के पास उस समय चिकित्सा की काफ़ी कमी थी। तो इसीलिए लोग व्यापार व्यवसाय करने जाते थे या कहीं भी घूमने फिरने जाते थे, तो वहाँ रोगग्रस्त व्यक्ति जो भी रहा करते थे उनसे मिलने के दौरान जो रोग उनको होता था वो आसपास रहने वाले इलाकों में भी फैल जाता था। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि केवल सफलता ही हमें तो मिली ही, उसके अलावा हमें बीमारियों को भी जानने का मौका मिला और बीमारियों से लड़ने का भी तरीका जाना गया। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह एक स्मृति शिला पर पानी का जहाज है, जिसमें कि यह चित्र गोवा संग्रहालय के 10वीं शताब्दी का है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है जलोपोत व्यापार था। इसका अर्थ यह है कि यहाँ से व्यापार जल के माध्यम से होता था। और हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाव है, एक राजा है और कुछ व्यापारी हमें दिख रहे हैं, जिसका अर्थ होता था कि लोग क्या करते थे, व्यापार व्यवसाय जल के माध्यम से किया करते थे। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है इसको जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीर से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। अब इस चित्र को बनाने या इस चित्र को उकेरने का अर्थ क्या था कि चित्र के माध्यम से यह हम जान सके कि प्राचीन काल में हमारे राजा कितने सक्षम हुआ करते थे कि वो नाव के माध्यम से भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इस चित्र को हम देखकर यह समझ सकते हैं कि हमारा व्यापार व्यवसाय कितनी उत्तम अवस्था में होगा कि जल से व्यापार व्यवसाय भी किया जाता था, जिसमें हमें आगे बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जो आगे आने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए व्यापार व्यवसाय किया करते थे, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत का भी नाम जाना जा सकता है। आगे हम सिल्क रूट के बारे में भी जानेंगे। चलिए, जैसा कि हमने कहा रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो इसको दुनिया से जोड़ती है। अब यह रेशम मार्ग और सिल्क रूट क्या था, यहाँ नाम से ही पता चलता है कि सिल्क रूट, जहाँ से सिल्क का व्यापार किया जाता था। चलिए इसको आगे पढ़ के समझेंगे। आधुनिक काल के पहले
युग के में दुनिया के दूर दूर तक स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाया जाता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। चलिए इस बात को हम जानेंगे कि आधुनिक काल में सबसे पहले किस चीज़ का व्यापार हुआ। तो सिल्क ही केवल एक व्यापार नहीं था, लेकिन उस समय यह काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में था, इसलिए सिल्क मार्ग के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। सिल्क मार्ग जिसको कहा जाता था, वहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। इस मार्ग से पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी नगर वगैरह आते थे वो सब इसी रूट से होकर सिल्क ले जाया करते थे और लाया करते थे। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। अब हम इस लाइन से जान सकते हैं कोई एक सिल्क मार्ग नहीं था, मतलब हमारे यहाँ अनेक सिल्क मार्ग हुआ करते थे। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसा मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। अब इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि एशिया जो कि हमारा बहुत बड़ा विशाल महादेश है, विश्व में सबसे बड़ा विशाल महादेश जो है वो एशिया है, जहाँ पे बहुत सारे शहर जो है वो व्यापार व्यवसाय करने आया करते थे, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। मतलब इसका अर्थ यह है कि ईसा पूर्व से ही लगभग 15वीं शताब्दी तक यह अस्तित्व में थे और इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप में एशिया भी भेजी जाती थी। अब इसके कहने का अर्थ यह है कि केवल सिल्क रूट से केवल सिल्क ही नहीं भेजा जाता था, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया को ये रास्ते जोड़ा करते थे, जिसमें भारत से जाने वाला महत्वपूर्ण गरम मसाला जो कि विश्व में उस समय विख्यात था। भारत ही एक ऐसा देश था जो गरम मसाला का सबसे बड़ा विख्यात देश हुआ करता था। तो भारत और यूरोप और अफ्रीका दोनों महादेशों में ये मसाले भेजे जाते थे और वहाँ से जो सामान होते थे वो यहाँ लाए जाते थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे चीन से बनने वाले बर्तनों को लाया और ले जाया जाता था, जिसे चीनी पॉटरी कही जाती है। अब आगे हम जानेंगे कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले और इससे भी बहुत कुछ पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। उसके बाद हम इस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से सिर्फ वस्तुओं का ही लेन देन नहीं होता था, वहाँ से आने वाले और जाने वाले दोनों व्यक्ति अपने धर्म का भी ज्ञान दिया करते थे, अपनी संस्कृति का भी ज्ञान दिया करते थे। जो अच्छी संस्कृति हम लोगों को लगती थी हम उसे अपनाते थे, जो उन लोगों को अच्छा लगता था वो लोग उसे अपनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म उपदेशक थे वो इसी रास्ते से यानी कि सिल्क रूट से ही आते थे और हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसके अलावा जो हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने स्वयं की थी, उसके बारे में भी हमारे भारत देश में ही यह धर्म नहीं फैला और अन्य महादेशों में भी, जिसमें चीन में बहुत ज़्यादा इसके समर्थक मिले, जापान में, नेपाल में, यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ हुआ और यह कई दिशाओं में फैल सका। चलिए लास्ट में मैं इस क्लिप का पार्ट 1 है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।